हेलो दोस्तों, मैं अशोक सर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मॉडर्न कॉमर्स बाय अशोक सर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म यानी आधारभूत लेखांकन शब्द। बाबू, किसी भी सब्जेक्ट को जानने के पहले, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले, चाहे आप मैथ पढ़ें, चाहे आप इंग्लिश पढ़ें, चाहे आप हिंदी पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ें, जब तक आपके उस सब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक नॉलेज, बेसिक फॉर्मूला अगर आपको पता ना हो, तब तक आप उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से सीख नहीं सकते। इसीलिए मैं आज अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र का एक बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को जिस जिस टॉपिक पर पढ़ाऊंगा वो टॉपिक आज आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है। बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी कि व्यावसायिक लेन देन, बिजनेस यानी कि व्यापार, कैपिटल यानी पूंजी क्या होता है, ड्राइंग यानी आहरण क्या होता है, एसेट्स यानी संपत्ति क्या होता है, लायबिलिटीज यानी कि दायित्व क्या होता है, परचेज यानी कि क्रय, परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी, सेल यानी विक्रय, सेल रिटर्न यानी विक्रय वापसी, डेटर्स यानी देनदार, क्रेडिटर यानी लेनदार, गुड्स यानी माल, एक्सपेंसेस यानी व्यय, इनकम यानी आय। आज मैं इन सारे टॉपिकों पर डिस्कस करूंगा। चलिए तो एक एक करके शुरू कर। पहला पॉइंट है बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी कि व्यापारिक लेन देन। तो बाबू यहाँ साफ दिख रहा है लेन देन यानी कि लेना और देना। बाबू, बिजनेस का एक ही वसूल होता है कि एक हाथ से देना और एक हाथ से लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एक फर्म से या किसी बिजनेस से और किसी दूसरे फर्म या ग्राहक से जब कोई वस्तु आदान प्रदान होता है यानी कि क्रय विक्रय होता है, किसके बीच में, फर्म और ग्राहक के बीच में जब लेन देन होता है, क्रय विक्रय होता है, उसी को ही हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे कि मान के चलो बाबू कि मैं एक फर्म और मैं इस मार्कर को बेचना चाहता हूं और आप एक ग्राहक हो और आप इस मार्कर को खरीदने के लिए आए हो और कहोगे कि सर मुझे जो है कि ये मार्कर को क्या करना है, खरीदना है। तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि मुझे तुम 20 रुपया दो तो ही मैं ये मार्कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, एक हाथ से 20 रुपया लिया और दूसरे हाथ से मैंने आपको ये मार्कर दिया। तो यानी कि ये मुद्रा और इस वस्तु में जो आदान प्रदान हुआ उसी को ही हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो अब बिजनेस ट्रांजैक्शन होने के लिए ये बिल्कुल जरूरी है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी लेन देन हो वो मुद्रा में हो। किसमें हो, मुद्रा में हो। उस ट्रांजैक्शन को हम लोग मुद्रा में मेजर कर सकते हैं, मुद्रा में उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, तभी हम उस लेन देन को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट है बिजनेस यानी कि व्यापार। बहु व्यापार क्या होता है, कोई भी काम जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाए उसे हम लोग व्यापार कहते हैं। कोई भी देख लीजिए बिजनेस, कोई भी व्यापार देख लीजिए, कोई भी फर्म देख लीजिए, कोई भी कंपनी देख लीजिए, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई ऐसा व्यापार नहीं है जो कि समाज की सेवा करने के लिए खुला हो। उनका सबसे पहला उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो हम उन सारे कार्यों को, उन सारी चीजों को हम लोग व्यापार कह सकते हैं जिस काम को करके हम लोग कुछ प्रॉफिट इनकम कर। लेकिन जिस प्रकार
कि सिक्के की दो पहलू होता है, हेड और टेल। ठीक उसी प्रकार बिजनेस के भी दो पहलू होते हैं, प्रॉफिट या तो लॉस, है ना। बिजनेस करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि बिजनेस शुरू किए तो हमेशा हमें प्रॉफिट ही होगा। हो सकता है कि बिजनेस करेंगे तो मुझे कुछ लॉस भी, कुछ नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बिजनेस करते समय प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। तो मेरा नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल यानी कि पूंजी। तो पूंजी किसे कहते हैं? तो अब ये तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़े कि भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि बिजनेस क्या होता है। तब आप बिजनेस को शुरू करने के लिए, अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए हमें किसकी जरूरत होता है? तो फिनांस। फिनांस यानी कि पूंजी की जरूरत। तो पूंजी किसे कहते हैं? तो जिस पैसे से या जिस वस्तु से या जिस संपत्ति से हम व्यापार को शुरू करते हैं, उस पैसे और उस संपत्ति को हम लोग कैपिटल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बाबू कि अगर मुझे कोई व्यापार करना है, या तो मैं चलिए कि मैं अपना एक कोई बिजनेस शुरू किया हूं, तो मैं भाई अगर ये बिजनेस अगर शुरू किया हूं तो भाई इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सिर्फ कह देने से तो बिजनेस नहीं शुरू हो गया। तो बिजनेस को शुरू करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ पैसा तो इसमें इन्वेस्ट करना पड़ा होगा ना। तो जो पैसा मैंने अपने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया हूं, उस पैसे को ही कैपिटल कहा जाता है। जैसे कि अगर हम अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाएं और 2 लाख रुपए लगा करके हम अपने इस बिजनेस को अगर खड़ा किए तो ये 2 लाख रुपया क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। तो अब कैपिटल के रूप में हम लोग बिजनेस में 2 तरह से लगा सकते हैं। कितना तरह से? 2 तरह से। तो चलिए देखते हैं। तो अब देखो, कैपिटल के रूप में हम 2 तरह से कैपिटल लगा सकते हैं। कैपिटल जैसे कहने के मतलब है बाबू एक कैश कैपिटल, जिसे हम लोग बोलते हैं नगद पूंजी, और दूसरा हम लोग लगा सकते हैं बाबू एसेट्स कैपिटल, जिसे हम लोग बोलते हैं संपत्ति पूंजी, है ना। तो कैश कैपिटल किसे कहेंगे बाबू? तो कैश कैपिटल हम लोग अगर कोई नगद पैसा यानी रोकड़ के रूप में कुछ पैसा अगर लगाते हैं, है ना, तो उसे हम लोग कैश कैपिटल कहेंगे। कहने की मतलब बाबू कि अगर हम लोगों ने कि हमने 2 लाख रुपया लगा करके, ये 2 लाख रुपया लगा करके अगर हमने बिजनेस को अगर शुरू किया तो ये 2 लाख रुपया नगद मेरा क्या कहलाएगा? कैश कैपिटल कहलाएगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार एसेट्स कैपिटल क्या हो सकता है? जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए बाबू कि अगर आपके घर में 5 चेयर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ बाबू? 5 चेयर, है ना। तो आपके घर में अगर 5 चेयर रखा हुआ है और अगर इस 5 चेयर में से 2 चेयर मैं अपने बिजनेस में यूज करने लगा, है ना, कि भाई कस्टमर आएगा, इसमें बैठेगा और फिर उसके बाद जाएगा, तो मैंने जो ये 2 चेयर बिजनेस में जो यूज करने लग गया, तो यानी ये 2 चेयर मेरा क्या कहलाएगा? एसेट्स कैपिटल कहलाएगा, है ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, है ना, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि अगर आपके घर में 4 फैन लगा हुआ हो, 4 पंखा लगा हुआ है ना, और आप इसमें से एक पंखा जो है कि आप अपने बिजनेस में ला करके यूज करने लगे, कहाँ? बिजनेस में, तो यानी ये एक पंखा आपका के लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स कैपिटल होगा। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान के चलो कि आपका कोई भाई है ना, और वो भाई जो है आपका कहीं बाहर पढ़ता है ना, या तो वो आउट ऑफ स्टेट भी हो सकता है या वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, क्लियर है। जब वो पढ़ रहा था तो भाई उसको ट्यूशन आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसने बोला अपने पापा से कि पापा मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए, ट्यूशन में आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। पापा ने बोला कि चलो भाई ठीक है बेटा, दे देते हैं। तो उनके पापा ने क्या किया, अब उसके मोटरसाइकिल एक खरीद करके उसको दे दिया, है ना। अब उसकी पढ़ाई खत्म हो गई बाबू,
2 साल 5 साल के बाद क्या हुआ, वो रिटर्न हो करके वो वापस चला आया तो अपने साथ मोटरसाइकिल को भी लेके आया। अब उस मोटरसाइकिल को उसने क्या कहा, पिताजी ने उसके क्या कहा, उसके फादर ने क्या कहा कि बेटा अब तुम्हारा पढ़ाई खत्म हो गया है तो अब ये मुझे मोटरसाइकिल दे दो ताकि मैं इस बिजनेस में काम कर सकूं, मैं इसका जो कि कुछ तगादा उगादा कर सकूं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बाबू, पहले ये मोटरसाइकिल जो है उसका बेटा यूज कर रहा था अपने निजी कामों के लिए, लेकिन अब वही एसेट जो है, वही मोटरसाइकिल जो है अब बिजनेस में यूज होने लग गया, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाने लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या, कैपिटल एसेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैपिटल। तो बाबू ओवरऑल इतना समझ लीजिए कि बिजनेस में यानी कि घर से ला करके, चाहे वह पैसा हो, चाहे वह कोई संपत्ति क्यों ना हो, घर से ला करके जो भी हम बिजनेस में लगा दें वो सारा का सारा क्या हो जाता है, कैपिटल बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग फॉर्म में कैपिटल के रूप में 2 तरह से लगा सकते हैं, कैश कैपिटल और एसेट्स कैपिटल। इस टॉपिक है ड्राइंग यानी कि आहरण, है ना। तो ड्राइंग क्या होता है बाबू, जब व्यापार का स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए जो पैसा या सामान अपने खर्च के लिए निकालता है उसी को ही हम लोग ड्राइंग कहते हैं, यानी आहरण कहते हैं, है ना बाबू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं, है ना। तो बाबू मैंने अभी क्या बोला कि अगर कोई प्रोप्राइटर यानी कि व्यापार का स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए जो पैसा या सामान फर्म से निकालता है उसे ड्राइंग कहते हैं। तो बाबू मान के चलिए कि ये फर्म है, ये है फर्म और ये है प्रोप्राइटर यानी इस फर्म का मालिक, है ना, फर्म का मालिक। और अगर यहाँ से कुछ कैश रखा हुआ बाबू, क्या रखा हुआ है, कुछ कैश रखा हुआ, मान के चलो 50,000, है ना। और इस कैश में से कुछ पैसा क्या कर रहा है, प्रोप्राइटर ने अपने निजी खर्च के लिए निकाला, ठीक है। किस लिए निकाला, निजी खर्च के लिए निकाला। तो वो निजी खर्च क्या हो सकता है कि अपना कपड़ा खरीदने के लिए निकाला, हो सकता है अपना बेटा का फी भरने के लिए निकाला, हो सकता है कि अपने घर का जिस रेसिडेंस पे, जिस घर पे वो रह रहा है उस घर का किराया देने के लिए निकाला। तो कहने के मतलब कोई भी अगर फर्म से, मतलब ये खर्च जो कर रहा है वो किसी फर्म से ताल्लुक नहीं है, ये खर्च किसी बिजनेस का खर्च नहीं हो रहा, बल्कि ये खर्च क्या हो रहा है, बिजनेस के मालिक को अपने खर्च के लिए निकाल रहा है ना। तो उस खर्च को हम लोग क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। बात समझ में, क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। तो बाबू जैसे मान के चलो कि अगर आपका कोई गुड्स है, क्या है बाबू, गुड्स। अगर गुड्स का कहने का मतलब है तो कोई शॉप भी हो सकता है, कोई कहने के मतलब साबुन भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी सामान हो सकता है। अब इस सामान में से अगर कुछ गुड्स जो है कि ये अपने पर्सनल खर्च के लिए निकाल लेता है ना। जैसे मान के चलो कि दुकान में 10 साबुन रखा हुआ, कितना, 10 साबुन। अब उस 10 साबुन में से हो सकता है वो एक साबुन अपने नहाने के लिए निकाल ले, है ना। तो यानी को अपने नहाने के लिए निकाल रहा है ना, या दुकान को नहलाने के लिए निकाल रहा है, अपने नहाने के लिए निकाल रहा है, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, गुड्स ड्राइंग कहलाएगा, है ना बाबू। तो ड्राइंग भी हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं। तो बाबू ड्राइंग भी हम लोग कितने तरह से कर सकते हैं, 2 तरह से कर सकते हैं, है ना। एक ड्राइंग कर सकते हैं हम लोग बाबू कैश के रूप में, और एक ड्राइंग कर सकते हैं हम लोग बाबू गुड्स के रूप में, ठीक है। चलिए बाबू हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना। नेक्स्ट है हमारा एसेट्स। एसेट्स यानी कि संपत्ति। वैसे तो बाबू आप लोग घर पर भी एसेट्स यूज करते हैं, संपत्ति यूज करते हैं। जैसे घर में आपके टीवी होगा, फ्रिज होगा, कूलर होगा, मोटरसाइकिल होगा,
बर्तन होगा, ये सारे आपके घर में क्या है, ये सारे एसेट्स हैं, ठीक है। लेकिन हमें व्यापार के लिए देखना, व्यापार के लिए समझना, व्यापार यानी कि बिजनेस के लिए समझना कि आखिर बिजनेस में एसेट्स किसे कहते हैं, है ना। तो बिजनेस में एसेट्स हम उस वस्तु को कहते हैं जिस वस्तु से हमारा व्यापार चलता है ना। वह वस्तु जो हमारे व्यापार को चलाने में सपोर्ट करता है, सहायता करता है, जिसके दम पर हमारा बिजनेस चलता है, और उसे हम बेच नहीं सकते हैं, उसे हम लोग संपत्ति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बाबू मैं बताता हूं, जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग यानी कि भवन। बाबू अगर हमारा कोई बिजनेस अगर चला, जैसे कि मान के चलो मैं आपको ये कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, है ना, ये संस्था चला रहा हूँ, तो किसी न किसी बिल्डिंग में चला रहा हूँ। अगर आप लोगों को अभी बारिश में बैठ करके पढ़ाएंगे तो तुम लोग पढ़ोगे क्या, उठ करके क्या करोगे, रफू चक्कर हो जाओगे, है कि नहीं। धूपवा में बैठा करके पढ़ाएंगे तो क्या होगा, कहोगे कि ना सर अब हम यहाँ कोचिंग वोचिंग नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये बिल्डिंग क्या कर रहा है, हमारे व्यापार को चलाने में सपोर्ट कर रहा है ना। जैसे और एग्जाम्पल के तौर पर मशीन, है ना, मशीन जैसे वो बहुत सारे बिजनेस, जैसे किसी का कंप्यूटर का दुकान है, किसी का कंप्यूटर का कोचिंग है कि नहीं। या एग्जाम्पल के तौर पर और भी दे सकते हैं, जैसे मिल चक्की वालों का, है ना, मिल का उसका क्या है, पूरा मशीन लगा हुआ, उसी के दम पर मिल दुकान वालों का जो है कि गेहूं वगैरह सारा क्या होता है, पिसाई करता है, तेल का क्रशिंग यानी कि पेराई करता है। तो उस मशीन से क्या हो रहा है, उसका मिल का दुकान चल रहा है ना। तो उसके व्यापार को वो चलाने में सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे और भी बाबू एग्जाम्पल हो सकता है फर्नीचर, है ना। फर्नीचर जैसे बाबू जहां आप लोग बैठे हुए हो, इस कुर्सी पे जो बैठे हुए हैं, जो टेबल पे जो बैठे हुए, ये सारा क्या है, फर्नीचर ही है ना। तो आप लोग क्या करते हो, आते हो, बैठते हो, उठ पड़ करके फिर चले जाते हो। तो आखिर ये फर्नीचर मेरा क्या कर रहा है, ये फर्नीचर मेरे व्यापार को चलाने में सपोर्ट कर रहा है। क्या हम इसको बेचेंगे क्या, तो भैया बेचेंगे तो बिजनेस कहाँ चलाएंगे, बस समझ। तो वह वस्तु जो मेरे बिजनेस को चलाने में सपोर्ट करे वो हमारा क्या होता है, एसेट होता है ना। जैसे कैश, है ना, वो कैश नहीं तो समझो कि बिजनेस ही नहीं। क्या ये हमारे व्यापार को चलाने में सपोर्ट नहीं करता है, क्या बिल्कुल करता है ना। जैसे और भी हो सकता है बैंक बैलेंस, है ना। जैसे बाबू किस तरह से बैंक में हमारा किस तरह से ये सपोर्ट कर सकता है, जैसे मान के चलो कि पर डे तुम्हारा सेलिंग हो रहा, अब पर डे तुम व्यापार में बेचते हो, पर डे तुम्हारे पास 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख पर डे तुम्हारा आता, तो क्या करोगे, वो पैसा को घर में रखोगे क्या, नहीं ना। तो जाहिर सी बात है उस पैसे को ले जा करके क्या करोगे, सेफ तरीके से बैंकवा में रख दोगे, है कि नहीं। जब बैंक में रख दोगे तो फिर बिजनेस में जरूरत पड़ेगा, तो फिर बैंक से निकालेंगे, फिर माल खरीद करके लाएंगे, फिर बेचेंगे, फिर पैसा ले जा करके फिर बैंक में क्या करेंगे, जमा करेंगे, फिर निकालेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, चलता रहेगा। तो क्या ये हमारे व्यापार को चलाने में सपोर्ट नहीं किया, क्या बिल्कुल हमारे बिजनेस को चलाने में सपोर्ट। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एसेट्स होगा बाबू। तो जब हम लोग बैलेंस शीट जब पढ़ेंगे ना, तो हम लोग एक एक करके और भी एसेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एसेट्स भी कई प्रकार के होते हैं, तो चलिए देखते हैं कि एसेट्स कौन कौन। हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना, कि एसेट्स जो है वो 5 तरह का होता है। कितना होता है, 5 तरह, है ना। तो वो कौन कौन सा होता है, तो नंबर 1 है आपका बाबू फिक्स एसेट्स, जिसे हम लोग बोलते हैं अस्थाई संपत्ति। तो बाबू अस्थाई संपत्ति किसे कहते हैं, है ना। तो अस्थाई संपत्ति हम उसे कहते हैं
जो मेरे व्यापार को चलाने में लॉन्ग टाइम तक सपोर्ट करे, यानी लंबे समय तक हमारे व्यापार को चलाने में सपोर्ट करता हो, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर बाबू बिल्डिंग, है ना। क्या बिल्डिंग हम लोग क्या हर साल बनाएंगे? क्या हर 6 महीने में बनाएंगे? क्या बिल्कुल नहीं। एक बार बिल्डिंग बना दिए, उसमें 50 साल 100 साल तक क्या हो रहा है, हमारा व्यापार चल रहा है ना। जिस प्रकार की मशीन, है ना बाबू, जिस प्रकार मशीन, अगर हम लोग एक बार अगर मिल का मशीन अगर बैठा दिए, है ना, तो दादा के टाइम से लेकर के पर पोता टाइम तक क्या करेगा, वो चलता रहेगा। क्लियर है। जिस प्रकार की बाबू फर्नीचर, है ना, आप लोग फर्नीचर बैठ, जैसे हम अगर एक बार फर्नीचर बैठ बना लिए हैं, इस फर्नीचर क्या हो रहा है, लगातार चल रहा है। तो यानी कि फिक्स एसेट्स वह होता है जो हमारे व्यापार को चलाने में लंबा समय तक सहायता करता हो, है ना। तो चलो नेक्स्ट है हमारा करेंट एसेट्स, यानी कि चालू संपत्ति। बाबू चालू संपत्ति मतलब इसका मतलब ये नहीं बाबू कि ओकर हाथ गोड़ है ना, अब वो क्या कर रहा है, यहाँ से वहाँ फुदक फुदक करके चल रहा है ना। करेंट एसेट्स का मतलब होता है जो हमारे बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक नहीं बल्कि शॉर्ट टाइम तक हमारे व्यापार को चलाने में सपोर्ट करता है ना। यानी ये क्या होता है, बढ़ते रहता है, घटते रहता है, आता है या जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कैश, है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कैश, अगर हम आज बाबू 1 लाख का अगर माल खरीद लिए, तो हो सकता है कि 1 लाख रुपया आज तो आया, तो क्या ये मेरे पास हमेशा के लिए रह जाएगा? क्या बिल्कुल नहीं। कल मुझे इससे फिर से सामान, फिर से माल, फिर से गुड्स क्या करना होगा, खरीद करके लाना होगा। तो आज आया और फिर कल चला गया, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर बैंक बाबू, अभी कुछ दिन पहले बताएं, है ना, कि बिजनेस में हम लोग जो भी करते हैं, बिजनेस में सेल करके कुछ भी पैसा आता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। फिर जरूरत पड़ने पर हम लोग क्या करते हैं, फिर बैंक से पैसा निकालते हैं, फिर बिल रखते हैं, फिर निकालते हैं, ये चलता ही रहता है ना। यानी कि ये आता है जाता है ना। तो ये हमारे शॉर्ट टर्म के लिए हमारे बिजनेस को चलाने में सपोर्ट करता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, करेंट एसेट। ठीक है बाबू। दूसरा है आपका टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट मतलब मूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति मतलब बाबू जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग छू सकते हैं, उसे हम लोग टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो बाबू आपका यही दोनों यानी फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स ही आपका क्या हो जाता है, टेंजिबल एसेट्स हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है इनटेंजिबल एसेट्स, यानी कि अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति किसे कहते हैं बाबू, जिसे हम लोग न देख सकते हैं और न छू सकते हैं। क्या बोले बाबू, न देख सकते हैं और न छू सकते हैं। तो ऐसा का है भाई, भूत है का, जिसे हम लोग न देख सकते हैं और न छू सकते हैं। तो भूतों चलाता है का हमारे बिजनेस को चलाने में सपोर्ट करता है? तो ऐसा नहीं है बाबू, है ना। तो वो हमारा कौन है, तो वो है हमारा गुडविल, है ना। गुडविल यानी कि प्रसिद्धि, यानी कि फेमस, है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बाबू कि एक सैमसंग कंपनी है और एक एलजी कंपनी है, दोनों मार्केट में चल रहा है और दोनों मार्केट का क्या अपना अपना नाम है, मार्केट में उसकी अपनी एक पहचान है ना। और उस अपने पहचान को ही, उसके अपने नाम को, उसके अपने प्रसिद्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। तो क्या गुडविल बिजनेस को चलाने में सपोर्ट नहीं करता है? क्या बिल्कुल बिजनेस को चलाने में सपोर्ट करता है, और अपने इसी गुडविल के वजह से वो किसी अन्य कंपनियों से क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट इनकम करता है। जैसे समझाते हैं बाबू कि एक सैमसंग टीवी है बाबू, क्या है, एक सैमसंग कंपनी है ना, और एक है बाबू एलजी कंपनी है ना। तो सैमसंग और एलजी है ना, ये भी टीवी बेचता है और ये भी टीवी बेचता है। तो बाबू 24 इंच के टीवी को, है ना, 24 इंच के टीवी को एलजी बेचता है 12,000 रुपए में। कितना में बेचता है, 12,000 रुपए में। लेकिन
उसी क्वालिटी, उसी फीचर्स, उसी सारा कुछ विशेषता वही रहता है ना। और इस 24 इंच के टीवी को क्या करता है, ये 12,500 रुपए में बेचता है। तो आखिर क्यों? इसकी अपनी फेमस है और इसकी अपनी प्रसिद्धि है मार्केट में, अपना नाम है ना, और अपने गुडविल के वजह से ही सैमसंग क्या कर रहा है, किसी दूसरे कंपनी से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट इनकम कर पा रहा है। क्लियर है? दूसरा है बाबू कॉपीराइट, है ना। तो कॉपीराइट क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी को कॉपी करने का अधिकार देना, यानी कॉपी का राइट करने का अधिकार देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बाबू कि मान के चलिए कि कोई भी बुक है, जैसे एस.के. सिंह ही अगर पढ़, है ना, तो एस.के. सिंह ने क्या किया बाबू, उन्होंने एक किताब को लिखा, उन्होंने एक बुक को लिखा। क्लियर है? और उसने क्या किया, एसबीपीडी पब्लिशर को उठा करके दे दिया कि भाई हम तुमको इस बुक को कॉपी करने का क्या कर रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं, तुम इसे छापो और मार्केट में क्या करो, इसको बेचो, है ना। और उस पर मुझे क्या करो, कुछ भी मुझे जो बनता है, या पर बुक मुझे 50 रुपया मुझे दे देना, है ना। तो वो कॉपी करने का जो राइट दिया ना, वो अधिकार दिया ना, उसी को हम लोग कहते हैं कॉपी राइट। ठीक है? तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइव स्टॉक, जिसको बोलते हैं बाबू जीवित संपत्ति। तो जीवित संपत्ति किसको कहते हैं? जीवित संपत्ति उस वस्तु को कहते हैं जो मेरे व्यापार को चलाने में सपोर्ट तो करता है, लेकिन उसके अंदर आत्मा है, जान है, प्राण है, यानी सब कुछ। जैसे एग्जांपल के तौर पर काव यानी गाय, हॉर्सेस एंड कार्स यानी घोड़ा। क्या वो बहुत सारे बिजनेसमैन का क्या दूध का व्यापार नहीं है क्या? दूध का भी व्यापार करता है। तो दूध का व्यापार चलेगा कैसे? जब तक उसके पास गाय ही नहीं होगा। क्लियर है? तो यानी कि गाय भी क्या कर रहा है, उसे व्यापार करने में सपोर्ट कर रहा है। जैसे हॉर्सेस एंड कार्स, जैसे टमटम वाला है ना, टमटम वाला भी क्या है, वो भी तो अपना व्यापार चला रहा है ना। तो जब तक उसके पास ये नहीं होगा, तब तक वो अपने व्यापार को चला नहीं सकता है। ठीक है? तो इस तरह से देखे बाबू कि एसेट्स कितने प्रकार के हो गए, 5 तरह का हो गया। ठीक है? तो नेक्स्ट है हमारा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज यानी कि दायित्व। दायित्व का मतलब क्या होता है? दायित्व हम लोग किसे कहते हैं, जब फर्म को, है ना, जब फर्म को यानी बिजनेस को किसी दूसरे फर्म को या किसी दूसरे व्यक्ति को जो पैसा देना है, वही दायित्व कहलाता है। अगर शॉर्ट में एकदम सिंपल साधारण शब्दों में समझे बाबू, तो बिजनेस के ऊपर कुछ भी कर्ज होना ही दायित्व कहलाता है ना। अगर कोई मेरा फर्म चल रहा, मेरा बिजनेस है, और मेरे बिजनेस के ऊपर अगर कोई भी कर्ज है ना, तो फर्म के ऊपर कर्ज होना ही लायबिलिटी कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बाबू कि अगर फर्म है, क्या बाबू, एक फर्म है ना, ठीक है, और ये एक बैंक है ना बाबू। फर्म क्या कर रही है, बैंक ने 1 लाख रुपया फर्म को क्या किया, पैसा दिया। किस रूप में दिया बाबू? लोन के रूप में दिया। किस रूप में दिया? लोन के रूप में दिया, है ना। तो फर्म को फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, ये 1 लाख रुपया उसे रिटर्न करना पड़ेगा। तो जो इसने फर्म ने बैंक से जो लोन लिया है, ये लोन क्या कहलाएगा, लायबिलिटीज कहलाएगा। यानी फर्म के ऊपर क्या कहलाएगा, कर्ज कहलाएगा। तो सिंपल सा वर्ड में यही समझे बाबू कि बिजनेस के ऊपर कोई भी कर्ज ही लायबिलिटी कहलाता। परचेज, है ना, परचेज, परचेज का मतलब क्या हुआ, क्रय, है ना। तो बाबू जब कोई फर्म
यानी बिजनेस किसी वस्तु का व्यापार करता है। जाहिर सी बात है, अगर कपड़ा दुकान है, अगर बिजनेस है तो वो कपड़े का व्यापार करता होगा। ज्वेलरी दुकान वाले वो ज्वेलरी का व्यापार करता होगा। यानी हर बिजनेस का अपना कोई ना कोई क्या होता है, व्यापार होता है ना। तो जिस वस्तु का वो व्यापार करता है उस गुड्स का यानी उस वस्तु को खरीदना ही परचेज कहलाता है ना। तो वो परचेज हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, है ना। तो देखो परचेज हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। परचेज एक कैश और दूसरा क्रेडिट परचेज। बाबू कैश परचेज किसको कहते हैं? कैश परचेज यानी कि नगद पैसा दिए और सामान खरीद करके ले आए, है ना, तो उसे हम लोग कहेंगे कैश परचेज। क्लियर है? अब क्रेडिट परचेज किसको कहेंगे? सामान तो खरीद करके ले आए लेकिन अभी तक हम उसे कैश नहीं दिए, उसको बोले भाई कल परसों 2 महीना के बाद ये पैसा हम दे देंगे, है ना। तो वो जो हमने सामान खरीदा पैसा भी नहीं दिए, बाद के लिए बोल दिए हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट परचेज यानी कि उधार खरीदारी। ठीक है। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न, है ना। तो परचेज रिटर्न किसको कहते हैं बाबू? खरीदे गए माल में से, खरीदे गए माल में से जितना का हम किस दुकानदार को वापस कर दें, यानी खरीदे गए माल में से जितना का माल हम रिटर्न कर दें उसी को हम लोग परचेज रिटर्न कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बाबू कि मान के चलो कि हम जो है कोई सामान परचेज किए 5,000 रुपए का, कितना का? 5,000 रुपए का, लेकिन इस 5,000 रुपए में से हम 500 का माल क्या किए हैं? वापस कर दिए, है कि नहीं? बाबू वापस करने का कोई भी कारण, कोई भी रीजन हो सकता है। हो सकता है कि जिससे हम खरीदे हैं वो दुकानदार हमको सामान खराब दे दिया, या तो हो सकता है मांगे कुछ दे दिया कुछ, है ना। तो खरीदे गए सामान में से जितना का सामान हम वापस कर देते हैं या जो जो सामान हम वापस कर देते हैं उसी को परचेज रिटर्न कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बाबू 9 यानी कि सेल। सेल यानी विक्रय, विक्रय यानी कि बेचना, है ना। जब फर्म जिस वस्तु का व्यापार करता है, जिस माल का व्यापार करता है ना, उस माल को बेचना ही सेल कहलाता है। जैसे अगर कोई कपड़े का व्यापार है ना, तो उसके कपड़े को बेचना ही सेल कहलाएगा, है ना। कोई ज्वेलरी है बाबू, है ना, तो ज्वेलरी का जो बिजनेस है उसके ज्वेलरी को बेचना ही वो क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग सेल जो है वो दो तरह से हो सकता है ना। तो सेल हम लोग यानी बिक्री हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, एक कैश सेल और दूसरा क्रेडिट सेल, यानी नगद बिक्री यानी और उधार बिक्री। नगद बिक्री मतलब बाबू पैसा लिए और माल बेचे, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नगद बिक्री। क्रेडिट सेल का मतलब बाबू माल तो हम बेच दिए, मेरे पास से माल चला गया, लेकिन ग्राहक क्या बोला? आपको हम कल परसों या 2 महीने के बाद आपको पैसा हम देंगे। क्लियर है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? उधार बिक्री, है ना। माल तो चला गया लेकिन पैसा अभी तक आया नहीं है ना बाबू, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि कैश सेल और दूसरा होता है क्रेडिट सेल, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा सेल रिटर्न यानी कि विक्रय वापसी, है ना। विक्रय वापसी किसको कहेंगे बाबू? जिस प्रकार के हम लोग सेल पर परचेज रिटर्न, है ना, उसी तरह से आपका क्या होगा? सेल रिटर्न। कि अगर कोई दुकानदार यानी कि दुकानदार कहते हैं बाबू, अगर कोई व्यवसाय, है ना, अगर कोई सामान किसी ग्राहक को बेचा है और वो बेचे हुए माल में से जितना का भी माल वापस आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं सेल रिटर्न, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर मैंने कोई सामान अगर 10,000 रुपए का सेल किया, है ना, और उसमें से ग्राहक जो है वो 1,000 का सामान
ला करके मुझे क्या करता है, वापस कर देता है। तो ये जो एक यानी कि बीते हुए सामान में से जितना सामान मुझे वापस आ गया, इसी वापस आए हुए सामान को हम लोग कहते हैं सेल रिटर्न। जो अब सेल रिटर्न होने के भी कई कारण हो सकते हैं कि हो सकता है मैंने जिस कस्टमर को सामान बेचा, हो सकता है वो सामान खराब निकल गया, या हो सकता है उसने मांगा था कुछ और मैंने दे दिया, हमने उसको क्या किया, खराब दे दिया, तो भी वो मुझे क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है ना। तो ओवरऑल यही समझना है कि बिके हुए माल में से जितना का सामान वापस आ जाए उसी को ही हम लोग सेल रिटर्न कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाबू, है ना, 11 और 12 यानी 11 और 12, और ये दोनों को मैं एक ही साथ समझाना चाहूंगा, है ना। तो आपका 11 है बाबू डेटर यानी कि देनदार, देनदार यानी कि पैसा देने वाला, क्रेडिटर यानी लेनदार, लेनदार यानी पैसा लेने वाला। तो बाबू डेटर किसे कहेंगे, बात को समझिएगा, है ना। डेटर हम उस व्यक्ति को, उस फर्म को कहेंगे जो मुझे आज नहीं तो कल वो मुझे पैसा देगा, है ना। तो जो व्यक्ति जो मुझे देगा या वो फर्म जो मुझे पैसा देगा, उस व्यक्ति को हम कहेंगे डेटर यानी देनदार। क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी लेनदार, लेनदार यानी पैसा लेने वाला। तो वह व्यक्ति, वो फर्म जो मुझसे पैसा लेगा, है ना, तो जो मुझसे पैसा लेगा ना, तो उस व्यक्ति, उस फर्म को कहेंगे लेनदार यानी कि क्रेडिटर। तो ये दो बातें कब आएगा, तो ये दो बातें आपकी आएगी बाबू, थोड़ा याद रखिएगा। क्रेडिट सेल में, किसमें आएगा बाबू, क्रेडिट सेल में, या तो होगा ये क्रेडिट परचेज, या तो हम लोग उधार माल खरीदेंगे या तो उधार माल बेचेंगे, वहीं पर डेटर और क्रेडिटर्स की बात होगी, है ना। मैं इसे एग्जांपल से और क्लियर करता हूँ, है ना। तो देखते हैं, तो एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है दीपक। राम है बाबू आपका सेल्समैन, कौन है बाबू, सेल्समैन यानी कि बेचने वाला, और दीपक है आपका कस्टमर यानी कि खरीदने वाला, है ना। तो दीपक ने 1000 रुपए का माल दीपक को बेचा, किसमें बेचा बाबू, तो ये जो बेचा ना वो क्रेडिट में बेचा, किसमें बेचा, क्रेडिट, क्रेडिट यानी उधार में बेचा, ठीक है। राम ने दीपक को 1000 का माल बेचा, दीपक बोला क्या कि भाई ये 1000 रुपए तुम्हें 10 दिन के बाद क्या करेंगे, वसूल करेंगे, यानी तुमको, क्लियर है। तो अब आप बताइए कि यहाँ कौन डेटर्स होगा और कौन क्रेडिटर होगा, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, राम ने दीपक को माल तो बेच दिया, है ना, दीपक माल लेकर के तो चला गया, लेकिन अभी तक दीपक ने उसे पैसा दिया नहीं है। तो आज नहीं तो कल दीपक इसे पैसा देगा, किसे, राम को। तो दीपक पैसा देगा, तो इसके लिए ये क्या हो गया, डेटर यानी कि पैसा देने वाला, है ना। और आज नहीं तो कल राम दीपक से पैसा लेगा, है ना, तो ये पैसा लेने वाला हो गया, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे क्रेडिटर, है ना बाबू। तो पैसा लेने वाले को, और यहाँ पैसा हुआ, सॉरी, ये पैसा देने वाला है इसीलिए हो गया डेटर, ये पैसा लेने वाला है इसलिए ये हो गया क्रेडिटर, ठीक है। नेक्स्ट है बाबू गुड्स यानी कि माल, है ना। अक्सर सुनने में मिलता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते हैं, अरे अभी मेरा 1 लाख रुपया का माल गोडाउन में पड़ा हुआ है, मेरा अभी 2 लाख का माल ट्रांसपोर्ट से आ रहा है। तो गुड्स क्या होता है, तो जब भी कोई भी व्यवसाय जिस वस्तु का व्यापार करता है उस वस्तु को ही गुड्स यानी कि माल कहा जाता है।
सिंपल सी बात है। जैसे कपड़े का अगर व्यवसाय है तो उस कपड़े को खरीदना या बेचना, जो उसका वो बिजनेस करता है, उस कपड़े को क्या कहलाएगा? उसके लिए गुड्स यानी कि माल कहलाएगा। ज्वेलरी बाबू हम लोग घर में अगर यूज करते हैं, है ना, तो मेरे लिए क्या क्या हो जाता है? वो एसेट यानी संपत्ति होता, बड़ा ही संभाल करके रखते हैं। लेकिन जिस व्यवसाय का ज्वेलरी का ही व्यवसाय है, वो खरीदता है और उसका बेचता है, तो ज्वेलरी उसके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा, यानी कि माल कहलाएगा। ठीक है। तो आओ आज मैं अपने वीडियो को, जो आज मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझाया हूँ, ये आपको आज 11th क्लास में इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन आप जब तक कॉमर्स के साथ जुड़े रहोगे तब तक आपको ये वीडियो आपको ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि इसकी नॉलेज आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो इसी के साथ आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और पहले वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आएगा। और अगर पसंद आए बच्चों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। और बेल बटन पर भी क्लिक करें, जो कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये लाभ